नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 मॉक टेस्ट 18 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस से 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी न्यू वैकेंसी आपका आया हुआ है उसमें जो है आपका साइंस से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टेस्ट को लास्ट तक लगाइए, इसमें खुद से आप कितना सही कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबका कमेंट पढ़ूंगा, सबका जवाब दूंगा। आप प्रयास करिए इसमें 25 में 25 क्वेश्चन पूरा सही करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न रहेगा, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्क का निरीक्षण करते हुए। ओके, डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। यह आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखेंगे कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। ओके, उन्होंने कार्क की पतली स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। ओके, कार्क की स्लाइड में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से कैसे थे? तो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। ओके, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है। आपका जे देखिए, आपका आरआरबी जेई में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, शब्द का किसने दिया था। शब्द किसने दिया था क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ये आपका जो है आरआरबी जेई और एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है ऑलरेडी। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। जीव द्रव्य का नामकरण फुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। ओके, याद रखेंगे, जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं, इसलिए इसे जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर करेंगे आप लोग, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है 2022 के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि डीएनए का पूरा नाम कभी कभी पूछ देता है प्रश्न में। तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। ओके, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक। ओके, नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम को कहा जाता है। ओके, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, राइबोसोम सजीव कोशिका में के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, इसलिए इसे कोशिका का
की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? ओके, याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आंसर करना है आपको राइबोसोम को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, बताइए। पशु कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1958 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने किया था। ओके, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कोशा में एंडोसाइटोसिस द्वारा ले गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन करता है। ओके, भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण से इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ओके, याद रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न ये भी बनता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है, बताइए। आंसर करेंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ये आपका देखिए आरआरबी एसएसई में पूछा हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनिक कोशिका है। ओके, इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तंत्रिका कोशिका में जो होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ओके, याद रखेंगे, एक एक पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, बताइए। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किसकी बनी होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती हैं। ओके, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां जो होती हैं सेलुलोज की बनी होती हैं। आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पादप और जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति वाले केवल कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। याद रखेंगे, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके, और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये कोशिका भित्ति जो है आपका सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो अभी मैं आपको बताया कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड्स वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोयासनीन के द्वारा। ओके, आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोयासनीन की उपस्थिति के कारण बनता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक।
ओके, आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, डिटेल में समझेंगे। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। ओके, इसका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ओके, हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। यह पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होता है, इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे आप लोग। आपका ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आंसर करेंगे आप लोग। आंसर आपके ऑप्शन आपके सामने है, तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। ओके, फेफड़ा जो होता है मुख्य श्वसन अंग होता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल और पादपों में बस केवल ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल की उपस्थिति के कारण जो होता है लाल सागर का लाल रंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? बताइए, सबसे अधिक क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखना है आपको। ओके, किस में पाया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। ये जो होता है मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाहरी परतों में पाया जाता है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। एपिडर्मिस मानव शरीर के सबसे बाहरी हिस्सा है। क्या है? सबसे बाहरी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? एपिडर्मिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को। त्वचा मानव शरीर को सुरक्षा एवं संवेदनशील स्पर्श करने हेतु बनाता है। ओके, त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां सीबम का श्रवण करती हैं। किसकी श्रवण करती हैं? सीबम का श्रवण करती हैं। कौन सी ग्रंथि? तो तैलीय ग्रंथि करती है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पसीने का श्रवण करती हैं। ओके, और एक प्रश्न आपका ये बनता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपको त्वचा ही आंसर करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? बताइए, कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरामीशियम। ओके, आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये इसका आकार जो होता है चप्पल के आकार का होता है। ओके, पैरामीशियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, युगलिना हो गया और ईस्ट हो गया आदि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है? बताइए, काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, अमीबा में भोजन ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा द्वारा किया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार वाला जीव होता है। ओके, अमीबा का जो होता है आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार जो होता है हमेशा
बदलता रहता है और ये जो है शरीर की पूरी त्वचा से द्वारा जो होता है क्या होता है, भोजन का ग्रहण करता है। ओके, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विखंडन द्वारा होता है। ये आपका ग्रुडी में पूछ दिया है प्रश्न, आपका 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, बहुविखंडन द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। ओके, किस संघ का प्राणी है? तो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। कौन सा? प्लाज्मोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए आप लोग, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा आपका, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? बताइए कौन से इसको नहीं पचा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। ओके, डिटेल में समझेंगे। सेल्यूलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जा सकता है। सेल्यूलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्तियां सेलुलोज की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी होती हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एक पॉलीमर का के रूप में ले लेती हैं। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पाचन के बाद डैश प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ओके, यानी कि पाचन के पश्चात प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।